नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विकास जाजिम पर। आज हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के एक महत्वपूर्ण विषय को बहुत आसान भाषा में समझने जा रहे हैं। जी, आज हम बात करेंगे भारत के उन अंतरिक्ष मिशनों की जिन्होंने पूरी दुनिया में हमारा नाम रोशन किया है। बिल्कुल, भारत के अंतरिक्ष सफर में सबसे महत्वपूर्ण पड़ावों में से एक चंद्रयान श्रृंखला है और इसकी शुरुआत हुई चंद्रयान 1 से। हाँ, भारत का पहला चंद्र मिशन। इसने भारत के लिए चांद पर खोज के एक नए युग का दरवाजा खोला था। बिल्कुल, अगर हम इसके तकनीकी पहलुओं को देखें तो इसका प्रक्षेपण हुआ था 22 अक्टूबर 2008 को। अच्छा। इसे PSLV C-11 रॉकेट से सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। वो एक ऐतिहासिक पल था जब भारत ने चांद की ओर अपना पहला कदम बढ़ाया। जी हाँ। और ये मिशन, अगर मैं सही याद कर रही हूँ तो 14 नवंबर 2008 को सफलतापूर्वक चांद की कक्षा में पहुंच गया था। एकदम सही। हालांकि 29 अगस्त 2009 के बाद इससे हमारा संपर्क टूट गया था, पर इसकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही इस मिशन की सबसे बड़ी सफलता है। कैसे? देखिए, संपर्क टूटने के बावजूद मिशन ने अपने कार्यकाल में जो वैज्ञानिक डेटा भेजा था वो इतना ज्यादा कीमती था कि उसका उपयोग सालों तक जारी रहा। मतलब मिशन खत्म हो गया पर खोजें जारी रहीं? हाँ, इसी डेटा ने दुनिया को चांद के बारे में नई जानकारी दी। और इसकी सबसे बड़ी और सबसे चर्चित खोज थी चांद की सतह पर पानी के अणुओं की मौजूदगी का पता लगाना। बिल्कुल, ये खोज नासा के एक उपकरण मून मिनरोलॉजी मैपर ने की थी, जो चंद्रयान 1 पर भेजा गया था। ये खोज तो मतलब अभूतपूर्व थी। इसने चांद को लेकर वैज्ञानिकों की पूरी सोच ही बदल दी। अच्छा? इसके अलावा चंद्रयान 1 ने ये भी सबूत दिए कि चांद पर लावा बहने से बनी भूमिगत गुफाएं हो सकती हैं। भूमिगत गुफाएं? मतलब ये भविष्य में मानव बस्तियों के लिए सुरक्षित जगह बन सकती हैं। हाँ, रेडिएशन और उल्कापिंडों से बचने के लिए एक प्राकृतिक ठिकाना। इसने अपोलो मिशनों के उतरने वाली जगहों का भी अध्ययन किया था। इस मिशन पर कुछ प्रमुख भारतीय उपकरण भी भेजे गए थे, है ना? जी, जैसे कि टेरेन मैपिंग कैमरा या TMC, जिससे चांद का नक्शा तैयार हुआ। हाँ, एक बहुत ही डिटेल्ड 3D नक्शा। और दूसरा था हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजर यानी HSY, जिससे खनिजों की पहचान हुई। और इस पूरे मिशन का बजट लगभग 386 करोड़ रुपए। बस? जी, जो इस स्तर के अंतरिक्ष मिशन के लिए बहुत ही किफायती माना जाता है। तो संक्षेप में अगर हम देखें तो इस मिशन का महत्व क्या रहा? इसका महत्व बहुआयामी है। एक तो इसने हमें चांद की सतह का एक विस्तृत नक्शा दिया। दूसरा, ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का एक बेहतरीन उदाहरण था, क्योंकि इस पर 11 देशों के उपकरण लगे थे। और सबसे बढ़कर इसने भारत को वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय में एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। और आज भी, मतलब 2025 के अपडेट के अनुसार, चंद्रयान 1 के डेटा का विश्लेषण चंद्रयान 3 के डेटा के साथ मिलाकर किया जा रहा है। जी, और इस पर 500 से ज्यादा शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। वाह! यह दिखाता है कि एक सफल मिशन की उम्र कितनी लंबी हो सकती है। जोधपुर में जो इसरो का ग्राउंड स्टेशन है, वो ऐसे ही डीप स्पेस मिशनों से डेटा प्राप्त करने और उन्हें ट्रैक करने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब हम अगली पॉइंट पर आते हैं, जिसका नाम है चंद्रयान 2। तो चंद्रयान 1 की शानदार सफलता के बाद इसरो ने एक और महत्वाकांक्षी मिशन चंद्रयान 2 की योजना बनाई। हाँ, और ये कहीं ज्यादा महत्वाकांक्षी था। इसका प्रक्षेपण 22 जुलाई 2019 को GSLV-M के फ्री रॉकेट से श्रीहरिकोटा से किया गया, जिसे बाहुबली भी कहा जाता है। बिल्कुल, इस मिशन का उद्देश्य और भी बड़ा था। ये चांद की सतह का एक हाई रेजोल्यूशन नक्शा बनाना चाहता था। ओके। वहां के खनिजों का गहराई से अध्ययन करना चाहता था और चांद के बेहद पतले वायुमंडल का विश्लेषण भी करना चाहता था। इस मिशन की संरचना बहुत दिलचस्प थी। जहां तक मुझे याद है, इसमें 3 हिस्से थे। जी हाँ, एक ऑर्बिटर जो चांद की परिक्रमा करता, एक लैंडर जिसका नाम विक्रम था, और एक रोवर जिसका नाम प्रज्ञान था। ठीक है। ऑर्बिटर तो आज भी, मतलब 2025 तक पूरी तरह सक्रिय है और चांद की परिक्रमा करते हुए हमें लगातार डेटा भेज रहा है। लेकिन लैंडर विक्रम के साथ कुछ समस्या हो गई थी। हाँ, उसे चांद पर नियंत्रित तरीके से उतरने का प्रयास करते समय बिल्कुल अंतिम क्षणों में कुछ तकनीकी समस्या आई, जिससे वो सफलतापूर्वक लैंड नहीं कर पाया। और चूंकि रोवर प्रज्ञान लैंडर के अंदर था, इसलिए वो भी सक्रिय नहीं हो सका। सही। लेकिन ऑर्बिटर के पेलोड यानी उसके उपकरण, वो तो शानदार काम कर रहे हैं। बिल्कुल। जैसे कि OHRC,
जो 25 सेंटीमीटर के रेजोल्यूशन वाला एक कैमरा है। इसका मतलब यह है कि ये चांद की सतह की बहुत ही साफ तस्वीरें ले सकता है। इतनी साफ कि छोटी सी चीज भी दिख जाए। बिल्कुल। इसके अलावा TMC-2 है जो ऊंचाई के आधार पर नक्शा बनाता है। क्लास उपकरण एक्सरे का उपयोग करके खनिजों की पहचान करता है और IIRS सतह के तापमान का विश्लेषण करता है। और इसने अब तक 1 लाख से ज्यादा तस्वीरें भेजी हैं। जी। इस मिशन का बजट लगभग 978 करोड़ रुपए था। तो भले ही लैंडिंग सफल नहीं हुई, लेकिन इसका महत्व कम तो नहीं हुआ। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मिशन एक सफल विफलता माना जाता है। सफल विफलता? बिल्कुल। ये थोड़ा विरोधाभासी लगता है। देखिए, लैंडिंग तकनीक में जो अनुभव और जो सीख हमें चंद्रयान-2 से मिली, उसी ने चंद्रयान-3 की ऐतिहासिक सफलता की नींव रखी। अच्छा, तो उस असफलता से ही हमें पता चला कि क्या नहीं करना है। एकदम सही। इसने हमारी वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमता को बहुत बढ़ाया और आज 2025 के अपडेट के अनुसार इसका ऑर्बिटर चंद्रयान-4 मिशन के लिए आधारभूत डेटा तैयार कर रहा है। चंद्रयान-4? जी, जो 2027 में चांद से सैंपल वापस लाने का प्रयास करेगा। अब हम अगले पॉइंट पर आते हैं जिसका नाम है चंद्रयान-3। और अब बात उस मिशन की जिसने हर भारतीय को गर्व से भर दिया, चंद्रयान-3। एक ऐतिहासिक मिशन। इसका प्रक्षेपण 14 जुलाई 2023 को LVM-3M4 रॉकेट से हुआ और 23 अगस्त 2023 का दिन तो इतिहास में दर्ज हो गया। बिल्कुल, जब इसने चांद पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग की। अब इस दिन को भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। ये सफलता कई मायनों में ऐतिहासिक थी। भारत चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बना। लेकिन जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी वो कुछ और थी। हाँ, सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला दुनिया का पहला और एकमात्र देश बन गया। ये वाकई में बहुत बड़ी बात थी। और इस मिशन का बजट भी आश्चर्यजनक रूप से कम था, लगभग 615 करोड़ रुपए। जी, वही हॉलीवुड फिल्मों का बजट इससे ज्यादा होता है। ये बात कोटा में तैयारी कर रहे हर उस छात्र को प्रेरित करती है जो कम संसाधनों में बड़ी सफलता पाना चाहता है। बिल्कुल सही कहा। इसकी संरचना में एक लैंडर, विक्रम और एक रोवर प्रज्ञान थे। लैंडर पर लगे पेलोड्स ने तो कमाल की खोजें की। जैसे रामभा LP ने चांद की सतह के पास प्लाज्मा के घनत्व को मापा। और एक चास्टे उपकरण भी था जिसने सतह के तापमान को मापा। हाँ, और उसने पाया कि सतह पर तापमान 70 डिग्री सेल्सियस तक था, जो उम्मीद से कहीं ज्यादा था। इतना ज्यादा? जी। और ILSI उपकरण ने सतह पर कंपन दर्ज किए, जो शायद उल्कापिंडों के टकराने से हुए होंगे। और रोवर ने क्या किया? रोवर पर लगे 2 उपकरणों AP-XS और LIBS ने सतह की रासायनिक संरचना का विश्लेषण किया। अच्छा। और सल्फर सहित कई तत्वों की मौजूदगी की पुष्टि की, जो एक बहुत महत्वपूर्ण खोज थी। ये भी सुना है कि इन मिशनों के टचडाउन पॉइंट्स को खास नाम दिए गए हैं। जी हाँ, चंद्रयान-3 की लैंडिंग साइट को शिव शक्ति नाम दिया गया है। और चंद्रयान-2 के क्रैश स्थल को? उसे तिरंगा कहा गया। और चंद्रयान-1 के इम्पैक्ट प्रोब के टकराने की जगह को जवाहर स्थल कहा जाता है। तो इस मिशन का कुल मिलाकर क्या महत्व रहा? इसने हमें चांद की सतह और उसके तापीय गुणों की सटीक जानकारी दी। इसने हमारी रोवर तकनीक और स्वदेशी नेविगेशन क्षमता को साबित किया। और देश में वैज्ञानिक मनोबल को एक नई ऊंचाई दी। बिल्कुल। 2025 में इसके प्रोपल्शन मॉड्यूल ने एक चंद्र फ्लाईबाय सफलतापूर्वक पूरा किया है और जापान की स्पेस एजेंसी JAXA के साथ लुपेक्स मिशन को भी स्वीकृति मिल गई है। अब हम अगले पॉइंट पर आते हैं जिसका नाम है मंगलयान। चांद के बाद भारत ने अपनी नजरें मंगल ग्रह पर डाली। लाल ग्रह पर। मंगलयान, जिसे मार्स ऑर्बिटर मिशन या मॉम भी कहते हैं, भारत का एक और ऐतिहासिक मिशन था। बिल्कुल। इसका प्रक्षेपण 5 नवंबर 2013 को PSLV XL-C25 रॉकेट से किया गया। और इसने 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में प्रवेश किया। जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत अपने पहले ही प्रयास में मंगल तक पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। पहला देश? हाँ, पहला। ये एक ऐसी उपलब्धि थी जिसने दुनिया की बड़ी-बड़ी स्पेस एजेंसीज को भी हैरान कर दिया। इस मिशन के पेलोड्स ने भी कई महत्वपूर्ण जानकारियां भेजी होंगी। जी। MNCA यानी मार्स कलर कैमरा ने मंगल ग्रह की हजारों खूबसूरत तस्वीरें भेजी। और तस्वीरों के अलावा? इसके अलावा MCECA जैसे उपकरणों ने मंगल के ऊपरी वायुमंडल की संरचना का अध्ययन किया। और क्या इस मिशन की कोई एक प्रमुख खोज थी? हाँ, मिशन की एक प्रमुख खोज थी मीथेन गैस के संभावित स्रोतों का पता लगाना। मीथेन,
ये तो जीवन की संभावना की दिशा में एक महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है। हो सकता है, ये अभी एक पहेली है। तो इस मिशन का सबसे बड़ा महत्व क्या था? इसका सबसे बड़ा महत्व था बहुत कम लागत में एक इंटरप्लैनेटरी यानी एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक जाने वाले मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम देने की क्षमता विकसित करना। मतलब ये एक तरह से टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर था। बिल्कुल। इसने भविष्य के मिशनों जैसे मंगलयान 2 के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया। मंगलयान 2 भी आ रहा है? हाँ, 2025 में उसे स्वीकृति मिल गई है। इसे 2030 में लॉन्च करने की योजना है और इसमें लैंडर, रोवर और एक हेलीकॉप्टर भी शामिल होगा। अब हम अगले पॉइंट पर आते हैं जिसका नाम है एस्ट्रोसैट। अंतरिक्ष मिशन सिर्फ ग्रहों और चांद तक ही सीमित नहीं है ना? नहीं, ब्रह्मांड तो बहुत विशाल है। और भारत ने ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए एस्ट्रोसैट नाम की एक वेधशाला भी अंतरिक्ष में स्थापित की है। जी, यह भारत की पहली बहुतरंग दैर्ध्य यानी मल्टी वेवलेंथ खगोलीय वेधशाला है। इसका प्रक्षेपण कब हुआ था? 28 सितंबर 2015 को। बहुतरंग दैर्ध्य, इसे थोड़ा आसान शब्दों में समझाइए। इसका सरल अर्थ है कि ये एक ही समय में ब्रह्मांड की किसी वस्तु को अलग अलग प्रकार की रोशनी में देख सकता है। जैसे पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट, सॉफ्ट एक्सरे और हार्ड एक्सरे में। ये क्षमता बहुत कम वेधशालाओं में होती है। और इसने क्या बड़ी खोजें की हैं? एस्ट्रोसैट ने ब्लैक होल, न्यूट्रॉन तारे और पल्सर जैसे रहस्यमयी खगोलीय पिंडों पर बहुत महत्वपूर्ण खोजें की हैं। तो ये काफी सफल रहा है। बहुत ज्यादा। इसकी सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसके डेटा का उपयोग 57 देशों के वैज्ञानिक कर रहे हैं। और इस पर 500 से ज्यादा वैज्ञानिक प्रकाशन हो चुके हैं। जी हाँ। और 2025 में इसने क्या नया मुकाम हासिल किया है? 2025 में इसने अंतरिक्ष में लगातार संचालन के 10 सफल वर्ष पूरे कर लिए हैं। 10 साल? हाँ। और हाल ही में इसने GRS 1915+105 नामक एक ब्लैक होल पर एक्सरे की अनोखी टिमटिमाहट का विश्लेषण किया है, जो ब्लैक होल के व्यवहार को समझने में मदद करेगा। अब हम अगले पॉइंट पर आते हैं जिसका नाम है गगनयान। तो अब तक हमने मशीनों को अंतरिक्ष में भेजने की बात की जी। लेकिन अब भारत इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा है। इस मिशन का नाम है गगनयान। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य 3 से 4 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों, जिन्हें व्योमनॉट्स कहा जाएगा, को पृथ्वी से 300 से 400 किलोमीटर ऊपर की कक्षा में भेजना है। कितने समय के लिए? 5 से 7 दिनों के लिए, और फिर उन्हें सुरक्षित वापस लाना है। इसके लिए तो एक बहुत शक्तिशाली रॉकेट की जरूरत होगी। हाँ, इसके लिए मानव रेटेड LVM-3 रॉकेट का उपयोग किया जाएगा। जाहिर है ये एक बहुत जटिल और चुनौतीपूर्ण मिशन होगा। इसमें क्या-क्या प्रमुख तकनीकें शामिल हैं? इसमें कई महत्वपूर्ण तकनीकें हैं। जैसे एक है क्रू एस्केप सिस्टम। ये क्या करता है? ये किसी भी आपात स्थिति में अंतरिक्ष यात्रियों को रॉकेट से सुरक्षित बाहर निकाल सकता है। ये तो बहुत जरूरी है। जीवन रक्षक प्रणाली। ये कैप्सूल के अंदर हवा, पानी, तापमान को नियंत्रित करेगी। बिल्कुल। अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा इसमें सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस मिशन का महत्व सिर्फ अंतरिक्ष तक पहुंचना नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा है। जी, ये मिशन मानव अंतरिक्ष उड़ान में भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा और देश में तकनीकी नवाचार को भी बढ़ावा मिलेगा। हाँ, उद्योगों का विकास होगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। और सबसे बड़ी बात, ये देश के युवाओं को विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए प्रेरित करेगा। इस मिशन का ताजा अपडेट क्या है? 2025 तक इस मिशन से जुड़े 80,000 से ज्यादा परीक्षण पूरे हो चुके हैं। 80,000? जी। और दिसंबर 2025 में इसकी पहली मानव रहित उड़ान यानी जीवन भेजने की योजना है। मानव रहित? हाँ, जिसमें व्योम मित्र नाम का एक ह्यूमनॉइड रोबोट जाएगा। और असली मानव मिशन? मानव मिशन का लक्ष्य 2027 की पहली तिमाही रखा गया है। यदि आपको ये व्याख्या पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल विकास जाजिम को सब्सक्राइब करें। इस ऑडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। अपने सुझाव और विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।